गुड इवनिंग गाइस। अब मुझे ये बताओ, 11th तक का इलेक्ट्रोस्टैट हुआ है ना, गॉस लॉ तक का? हाँ, कौन सा इलेक्ट्रोस्टैट रे? इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज, ये सारी चीजें क्लास 11th के फिजिक्स में थी ना। मुझे बोला गया नया चैप्टर शुरू करने के लिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। दैट इज इलेक्ट्रोस्टैट। क्या खा रहे हो? अरे मैं मांग थोड़ी रहा हूँ, मुंह खोल दिए। मैं पूछ रहा हूँ क्या खा रहे हो? फटाफट खाओ, खत्म करो। और क्या? छोड़ो, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, आई डोंट नो। नया चैप्टर शुरू करने बोला है तो आज अपन शुरू करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट। मुझे ये बताओ यार, जितना पूछ रहा हूँ उतना तुम बताते ही नहीं। 11th में तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ाया गया है ना? हाँ ना? अरे ये क्या है कि कुछ आता पता ही नहीं है, ऐसा क्या तुम? अरे इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ा है कि नहीं? हाँ, नाम नहीं, चैप्टर। चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिफरेंट शेप्स, गॉस लॉ पढ़ा होगा। तो अब आपको, हाँ, अब वो फिर आपकी गलती है ना बेटा, आप भूल गए। ठीक है, तो अपन कंटिन्यू करेंगे कहाँ से? गॉस लॉ से। डोंट वरी, बहुत ज़्यादा आगे से नहीं शुरू करूँगा। ये तो पढ़ा ही होगा इसका स्टेटमेंट, नहीं? इलेक्ट्रिक क्या, नेट फोर्स? फोर्स तो है ही नहीं भाई, इसमें अपन फोर्स की बात नहीं करते। आप मेरे को ये बताओ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है ना? अरे भाई साहब, पहले लेक्चर में बैठे हो क्या? हाँ, अरे थोड़ा साइड हो यार। अरे तू नहीं यार, तेरे को देख नहीं पा रहा था मैं, इसलिए तू उधर ही रहे। ऐसे ही थका हुआ रिस्पॉन्स रहता है क्या हर लेक्चर में भाई? थका हुआ है क्या? पक्का? 2 घंटा झेल लेगा? चलो देखते हैं, अब मैं झेलूंगा या आप। शुरू करेंगे गॉस लॉ से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात होती है। इट इज बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन सरफेस। गिवन सरफेस को कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब ही यही है, तुमने फ्लूइड फ्लक्स भी सुना होगा कि गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना वाटर फ्लो कर रहा है, वो हो जाएगा फ्लूइड फ्लक्स। कितना करंट फ्लो कर रहा है, वो करंट का हो जाएगा चार्ज फ्लक्स, हो जाएगा करंट डेंसिटी हो जाएगी। तो वैसे ही जितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जस्ट टू रिप्रेजेंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कोई देखता नहीं है। चार्ज दिख सकता है, चार्ज बॉडी दिख सकती है, उसके वजह से होने वाला इफेक्ट दिख सकता है। टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस हम क्या करते हैं, उस चार्ज बॉडी के चारों तरफ एक ड्राइंग ड्रॉ करते हैं और कहते हैं कि वो ड्राइंग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा और नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इनवर्ड्स। इनवर्ड यानी टुवर्ड्स द चार्ज एंड आउटवर्ड यानी अवे फ्रॉम द चार्ज। तो गॉस लॉ क्या बोलता है? बेसिकली गॉस का स्टेटमेंट क्या है? गॉस का स्टेटमेंट ये कि जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, 2 तरीके के सरफेसेस होते हैं, एक होता है ओपन सरफेस और एक होता है क्लोज सरफेस। आई टेल यू क्या डिफरेंस है इसमें। दिस इज ओपन सरफेस, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है, बम्बार्ड किया गया, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्रॉस करके जा रही है, यहाँ से कहीं से भी क्रॉस कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन अपने चार्ज कहाँ पे रखा है। बट अगर मैं इसे ऐसे बंद करके एक सिलेंडर बना दूँ, ठीक है ना, समवॉट एक सिलेंडर बना दूँ, नाउ इट इज अ क्लोज सरफेस। अगर चार्ज अंदर रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल सकते हैं, बट अगर चार्ज बाहर रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसे ऐसे क्रॉस करके जाएंगे।
समझा, क्लोज सरफेस और ओपन सरफेस। तो गॉस लॉ ना क्लोज सरफेस की बात करता है। किसकी बात करता है? क्लोज सरफेस मतलब बेसिकली एक 3D सरफेस, एक क्यूब के शेप का हो सकता है, एक कोन के शेप का हो सकता है, स्पेरिकल शेप का हो सकता है, सिलेंड्रिकल शेप का हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग। मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हम देखेंगे जहां पे शेप एकदम रैंडम होगा, उसका नाम भी नहीं है, एकदम रैंडम शेप, बट इट एग्जिस्ट। तो गॉस लॉ क्या बोलता है? गॉस लॉ बोलता है कि ऐसे क्लोज सरफेस से जो भी फ्लक्स पास हो रहा है, ठीक है ना, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, याद रखना, नेट, तुम्हारा इंटीग्रेशन शुरू हुआ, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू a closed surface equals to 1 by epsilon naught times charge enclosed by that surface। कैसे सरफेस की बात हो रही है? क्लोज सरफेस। अभी मैंने बताया क्लोज सरफेस का मतलब एक ऐसा सरफेस जो एक 3D क्लोज स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा हो, किसी भी तरीके का शेप हो सकता है, कोई नाम हो तो भी, नहीं नाम हो तो भी। यह है गॉस लॉ का स्टेटमेंट जो 11th में ही आपको पढ़ा दिया गया है। इसमें सरफेस का शेप डिफाइन किया है क्या? नहीं डिफाइन किया है। इसका मतलब ये किसी भी सरफेस के लिए यूज किया जा सकता है, बस वो क्या होना चाहिए? क्लोज सरफेस। ओपन सरफेस के लिए अपन नहीं ले सकते, ठीक है। तो मैं कोई भी अगर एक क्लोज सरफेस, देखो 2D बोर्ड पे अगर मैं 3D ड्राइंग बनाने की कोशिश करूं तो ऐसे ही दिखेगा, है ना। तो ये 3D, मान लो कोई भी एक बलून आपने फुलाया, बलून का शेप बन गया, वो भी एक 3D शेप है। अब अगर मैं उसके अंदर कोई चार्ज रखता हूं, लेट सपोज सी दिस इज Q1, Q2, माइनस ले लेते हैं, निगेटिव चार्ज, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, और यहां पर एक Q3। ये सरफेस को मैं नाम दे देता हूं सरफेस S। क्या नाम दे दिया अपन ने? सरफेस S। तो अब आप चाहो तो पूरी मैथमेटिक्स कर लो फ्लक्स निकालने के लिए, जो कि बहुत लेंदी प्रोसेस है, बट अगर आप देखो एक क्लोज सरफेस है तो अपन गॉस लॉ यूज कर सकते हैं। तो गॉस लॉ क्या बोलता है? फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये सिंबल होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप चाहो तो यहाँ पे E का एक सबस्क्रिप्ट भी दे सकते हो। तो बोलता क्या है गॉस लॉ? क्या बोलता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब मैथमेटिकली लिखा जाए तो उसको हम लोग लिखते हैं E डॉट DA। E मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स और DA मतलब स्मॉल एरिया एलिमेंट, इस सरफेस का छोटू सा एक एरिया एलिमेंट। इंटीग्रेट क्यों किया? क्योंकि ऐसे छोटे छोटे एरिया में से फ्लक्स पास हो रहा होगा, सबको ऐड करना है, और मैथमेटिक्स में ऐसे ऐड करने को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इंटीग्रेशन से। एक चीज बस अपन डालेंगे, इसमें एक रिंग डाल देंगे। इंटीग्रेशन आपने अभी तक नॉर्मल सीखा होगा, इंटीग्रेशन में एक रिंग आ गया, इसका मतलब क्लोज सरफेस। मतलब जो भी आप इंटीग्रेशन कर रहे हो कैसे सरफेस के लिए कर रहे हो? क्लोज सरफेस के लिए कर रहे हो। तो इसने क्या बोला? जो भी नेट फ्लक्स है, नेट फ्लक्स विच इज बेसिकली दिस इंटीग्रल E डॉट D है, किसमें से? इस पूरे सरफेस S पे से। ये इंटीग्रेशन हम किसके ऊपर कर रहे हैं? हम ये इंटीग्रेशन, अरे लिमिट लगानी पड़ती है ना, तो हम ये इंटीग्रेशन कौन से सरफेस पे कर रहे हैं? इस सरफेस पे ना, तो इधर लिखना पड़ेगा इंटीग्रेशन के नीचे सरफेस S। गॉस ने क्या बोला? ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इनक्लोज्ड यानी कितना चार्ज उसके अंदर है, बाहर कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता, कितना चार्ज उस सरफेस के अंदर है। यहां पे कौन कौन सा चार्ज इस सरफेस के अंदर है? प्लस Q1 एंड माइनस Q2 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर कोई पूछे कि भाई इस सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना जा रहा है, तो आप बोलोगे इतना। बट अगर कोई ये पूछ ले कि Q1 की वजह से कितना फ्लक्स जा रहा है, तो हम ये नहीं बता सकते। समझे मैं क्या बोल रहा हूं? हम ये बता ही नहीं सकते कि Q1 की वजह से इंडिविजुअल फ्लक्स कितना जा रहा है या Q2 की वजह से इंडिविजुअल फ्लक्स कितना जा रहा है, नहीं बता सकते। बट आप ये बता सकते हो Q3 की वजह से कितना फ्लक्स जा रहा है। Q3 कहां पर है? बाहर है ना, उस सरफेस के अंदर तो है ही नहीं। तो Q3 की वजह से इसमें से टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा होगा?
शाबाश। नहीं, 2 लोग तो मेरे को नींद में भी दिख रहे हैं, है ना? कितने बजे से बैठे हो लेक्चर में? 3 से 9 क्या रहे? 8 बजे तो मैं छोड़ रहा हूँ। अच्छा, फिर से एक लेक्चर और है क्या? ओके, तभी मैं बोलूँ मेरा 7 से 9 लगता था, 6 से 8 क्यों लग रहा? देखो Q3 इस सरफेस के बाहर है ना, तो इसके वजह से जो टोटल फ्लक्स होगा वो हमेशा 0 होगा, क्योंकि ये सरफेस के बाहर है। सरफेस के अंदर होता या तो पॉजिटिव फ्लक्स आता या तो नेगेटिव फ्लक्स आता। फ्लक्स भी 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब तुम्हें पता होगा कि फिजिक्स में पॉजिटिव नेगेटिव का हमेशा कुछ ना कुछ मतलब होता है, वो डायरेक्शन स्पेसिफाई करता है ना। तो पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब आउटवर्ड फ्लक्स, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ जा रही है? बाहर। और नेगेटिव फ्लक्स लिख लेना, पॉजिटिव फ्लक्स मतलब आउटवर्ड फ्लक्स एंड नेगेटिव फ्लक्स मतलब इनवर्ड फ्लक्स। तो मुझे बताओ, तुम्हें ये स्टेटमेंट समझ आया? गॉस बोलना क्या चाहता था? इसका प्रूफ भी है, पर वो प्रूफ अपने लिए जरूरी नहीं है। मैं जब तक पढ़ा रहा हूं तब तक नहीं लिखना है हीरो, जब मेरा हो जाएगा ना मैं टाइम दूंगा, ठीक है? एक क्लियर हुआ इतना क्या हुआ इधर? तो हम निकाल क्या रहे हैं गॉस लॉ का यूज करके? नेट फ्लक्स। बोलो। देख, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर करेगा ना उतना ही बाहर भी निकलेगा, इसलिए बाहर के चार्ज का जो नेट फ्लक्स है ना वो हमेशा 0 होगा, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सरफेस। तो अगर इनवर्ड फ्लक्स है तो वो क्या होगा? तो जितना निगेटिव है उतना ही आउटवर्ड यानी पॉजिटिव होगा। तो टोटल कितना हो गया? तो बाहर वाले चार्ज का फ्लक्स कितना हो गया? मगर आप Q1 का सिर्फ निकाल सकते हो क्या? नहीं, आप सिर्फ Q1 का फ्लक्स निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि Q1 कहीं भी प्लेस किया हुआ है। इसमें जो फ्लक्स निकल रहा है वो किसके वजह से निकल रहा है? Q1 एंड माइनस Q2, दोनों की वजह से, किसी एक की वजह से नहीं। हाँ, Q3 बाहर है तो आप गारंटीड बोल सकते हो फ्लक्स ड्यू टू Q3 कितना होगा? 0। ये तो गारंटी है। समझ में आया क्यों 0 होगा? अरे मेरे भाई लोग, चलो ये लिख लो, फिर इसके बाद इसके कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपन देखेंगे, तो उन एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ और क्लियर होती जाएगी कि ये था क्या। बेटा इतना क्या लिख दिया यार? अच्छा ठीक है, अपने लिए नोट्स है, सही। किसी को भी याद है 11th का? आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया गया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रॉड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, हाफ रिंग, डिस्क। कब पढ़ाया ये? गॉस लॉ से पहले पढ़ा दिया? तो तुम्हारा वो सब हो चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सरफेस, सिलिंड्रिकल, सब। अरे मैं समझ रहा हूँ, मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सरफेस हुआ है, यस और नो? क्या पता सर। और भाई थोड़ा फटाफट लिखना, ठीक है ना? एक दो लोग एब्सेंट है आज, आगे वाले किधर है? चेहरा दिखाओ यार जो आगे बैठते थे। नहीं, एक और था ना, हाँ वो पीछे बाल आगे, नहीं इसको नहीं, एक था ना जिसने अपने बाल निकाल लिए थे, वो नहीं आया ना? शाबाश। उसको बस बोलना नेक्स्ट लेक्चर से पहले नोट्स कंप्लीट कर लें, फिर नानी घर भेज दूंगा। तुम्हें मैथमेटिकल नोटेशन समझ में आ रहे हैं ना? है ना? E डॉट डी ए जनरल फॉर्मूला है फ्लक्स निकालने का, एकदम जनरल फॉर्मूला। चलें एग्जांपल्स करें। जो भी सरफेस बनाऊंगा सब 3D सरफेस होंगे। अब 2D बोर्ड पे मैं वैसे ही दिखा सकता हूँ, परेशान मत होना।
वैसे होगे थोड़ी करोगे मेरे को। लास्ट बेंचेस तक दिख रहा है क्या ये? चले, हो गया। देखो, फ्लक्स थ्रू सरफेस एस कितना आएगा बताओ। इस सरफेस एस के थ्रू नेट फ्लक्स कितना आएगा? क्यों? क्योंकि चार्ज इनक्लोज जीरो है, इसलिए डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? अब वो मैथमेटिक्स अपना संभालेगा काम, तुम परेशान मत होना। तुम तो धड़ल्ले से जीरो लिख कर आना अगर अंदर कोई चार्ज नहीं हुआ तो। अब देखो यहाँ पे कितने सरफेस अपन ने बना लिए? 3, S1, S2 एंड S3। तो फ्लक्स थ्रू S1 कितना हो जाएगा? देख रहे हो, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4, जितने चार्जेस आएंगे सब। किसी और सरफेस के लिए भी वो चार्ज है, फर्क नहीं पड़ता। अगर अपने सरफेस के लिए चार्ज गिवन है तो उसे काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। फ्लक्स थ्रू S2 कितना हो जाएगा? Q2 प्लस है ना, डिवाइड बाय फ्लक्स थ्रू S3 बता दो भाई। Q4 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आई होप तो समझ में आया होगा कैसे किया है ना, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कराऊंगा, पीछे नहीं आपको ही। हाँ, और किसको, क्या नाम है? शॉर्ट में क्या बोला? ठीक। बी रेडी हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अरे कुछ भी बनाना फटाफट, देख रहा है एकदम एग्जैक्ट वैसे ही छापेगा जैसा सर ने बनाया है ना। ये मेरे भाई है, कम से कम ये तो देख कि ये चार्ज ना कौन कौन से सरफेस के लिए कॉमन है। तुम इतना देखो S1, S2, S3 में कौन कौन से अगर आप लोगों को 11th के टॉपिक में कोई डाउट रहेगा तो आप लेकर आ सकते हो, पर उसके लिए 11th का टॉपिक पढ़ के आना पड़ेगा, है ना। कृपया करके पढ़ें और पूछें। चले आगे बढ़े। थर्ड क्वेश्चन देखो, एक चार्ज है Q0 और उसके चारों तरफ एक परफेक्ट स्फीयर बना दिया अपन ने, ऑलमोस्ट एक स्फीयर बना दिया, ठीक है। इसको सेंटर पे रखते हैं, सही है। यह सरफेस S1 और दूसरा सरफेस है S2। मेरे को बोला है कि अपने को दे दिया है फ्लक्स थ्रू S1 इज पाई,
जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है S1 के थ्रू कितना दिया हुआ है पाई। अब अपने को पूछा है फ्लक्स थ्रू S2 कितना होगा। दोनों का चार्ज एनक्लोज्ड सेम है ना, तो इसका भी आंसर आएगा क्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट। ये तो S1 के लिए भी आएगा ना, और क्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना दे दिया पाई, तो इसका भी आंसर क्या आएगा पाई। व्हाई, व्हाट इज द रीजन? चार्ज एनक्लोज्ड इज सेम। लिख लो। क्या ही रहो, लिख लो लिख लो फटाफट। ना ना सरफेस पे नहीं, अंदर बिल्कुल नहीं, सरफेस पे बिल्कुल नहीं। आप एक चीज नोटिस करो, कोई भी चार्ज किसी भी सरफेस के बाउंड्री पे नहीं रखा है। चार्ज एनक्लोज्ड बोला है ना, क्या बोला है? एनक्लोज मतलब सरफेस के पूरा अंदर, बाउंड्री पे नहीं होना चाहिए, पूरा अंदर होना चाहिए। ये हो जाए तो फिर अगला क्वेश्चन दे। ये मेरे भाई तेरे को चश्मा लगा है ना, ऐसे ऐसे क्यों देखता है फिर? मेरी हैंडराइटिंग नहीं समझती? ज्यादा छोटा लिखता हूँ क्या? तू तो पहले बेंच पे बैठा है, लास्ट बेंच वाले एकदम स्मूथली लिख दे रहे। वही तो, तू भी जा लास्ट बेंच पे बैठ, शायद तेरे को दूर से अच्छा दिखे। चले फोर्थ क्वेश्चन दो, बोलो। यूनिट सोच रहे हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का? नहीं सोच रहे हो? सोचना चाहिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या हो जाएगा भाई? इनवर्स ऑफ, फॉर्मूला क्या है फ्लक्स का? E डॉट डी है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट इनटू एरिया का यूनिट। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। एरिया का यूनिट क्या होता है? एरिया का यूनिट, बस बस इतना ध्यान, इतना सोचने लगा मैं समझ गया क्या होता है भाई, मीटर स्क्वायर। तो वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, एक एक मीटर कैंसिल हुआ, बचा क्या? वोल्ट मीटर। पर काट दे रहे अपने, पर से पर एक कट गया, वोल्ट मीटर, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर। क्यों ऐसा आया देख लो, उसे सॉल्व करके भी देख लो एक बार, ऐसी हवे में मत बोलना, ठीक है। चलो आगे बढ़े, क्या हीरो, बढ़े आगे। अच्छा मुझे बताओ, सुनो सुनो सुनो, नोट पॉइंट यहाँ पे याद रखना। बस इतना एग्जाम्पल अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो गॉस लॉ तुम मतलब अभी ठीक ठाक जानने लगे हो। अभी और इसके एप्लीकेशंस हम लोग देखेंगे तो और अच्छे से तुम्हें आएगा। मुझे बताओ, इसमें जब E डॉट डी ए हम लोग कर रहे हैं, टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हम कौन सा चार्ज की बात करते हैं? एनक्लोज्ड। बट जो फ्लक्स निकल रहा है, ध्यान देना, फ्लक्स निकालने के लिए हम इनक्लोज चार्ज को फॉर्मूला में यूज कर रहे हैं, बट जो फ्लक्स निकल रहा है वो फ्लक्स सिर्फ इन चार्जेस की वजह है कि सारे चार्जेस की वजह से? नहीं समझ में? ये जो फॉर्मूले में E अपन लिख रहे हैं, ये E किसकी वजह से? इनक्लोज या इनक्लोज आउटसाइड सारे चार्जेस की वजह से? सारे चार्जेस की वजह से। सो इन गॉस लॉ इतना याद रखना, इन गॉस लॉ flux depends on enclosed charge but electric field is due to all the charges। लिख लो, नोट पॉइंट में लिखो, in Gauss law flux is due to enclosed charges only but electric field is due to all the charges, but electric field is due to all the charges। ये किसी का रुमाल तो नहीं है ना? छोड़ो, किधर है कपड़ा? मेरे को दिख ही नहीं रहा है।
रहने दे, ये अच्छा। अब ये हो गया गंदा, अब क्या पहले ही पूछ दिया मैंने। जब पहली बार पूछ रहा था तब तो मेरे को बता, पहली बार जब मैं रफ कर रहा था तो मेरे को बताया होता कितना सही है, देख रहा। बाप रे बाप, उसको तो ऐसा लग रहा है छूंगा तो मैं बीमार हो जाऊंगा। रहने दो, ये नया सुंदर सुडौल अच्छा दिख रहा है। अब सिमेट्री यूज करेंगे अपन, क्या यूज करेंगे? अब थोड़ा सोचने का दायरा बढ़ाना पड़ेगा, है ना? खोपड़ी चलाना पड़ेगा। क्या चलाना पड़ेगा? है ना? सबकी खोपड़ी चल रही है कि नहीं? जिंदा हो? जो किया है ना वो बस मेरे को मिले। अभी क्वेश्चन से ही मिल जाएगा वो कौन है जो किया। देखो फ्लक्स निकालेंगे अभी अपन किसका यूज करके? सिमेट्री का यूज करके, ठीक है। सोच रहा हूँ कौन से, चलो सिंपल क्वेश्चन से ही शुरू करता हूँ। क्वेश्चन ही करने वाले हैं, ठीक है। इसमें बहुत भयंकर भयंकर क्वेश्चन है पर अच्छे क्वेश्चन से दिमाग लगा सकते हो। देखो मेरे को ये बताओ, अपने पास ना एक क्यूब है, और इस क्यूब के ना सेंटर पे, अच्छा पैरेलैक्स की वजह से तुम्हें अलग दिखे पर मेरे को तो बहुत अच्छा क्यूब दिख रहा है। सेंटर पे एक चार्ज रख दिया क्यू नॉट। पूरे क्यूब में से कितना फ्लक्स जाएगा? बस क्यू नॉट फ्लक्स जाएगा ना बाय एप्सिलॉन, है ना? तो इसको क्यू लिखते हैं। सिर्फ एक चार्ज है प्लस क्यू जो एकदम सेंटर पे रख दिया है। और अपने को अब क्या पूछा है पता है? पूरे क्यूब में से नहीं, सिर्फ एक सरफेस पे से, कोई भी एक सरफेस, मान लो इस सरफेस से अपने को फ्लक्स पूछा है कि फाइंड फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस ओनली। अब देखो, सिंस इट इज अ क्यूब विच इज सिमेट्रिक इन शेप, है ना? फ्लक्स होता क्या एक्चुअल में? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन सरफेस एरिया। क्या बोला मैंने? पासिंग थ्रू। आप जरा नोटिस करो, देखो एक चार्ज है मेरे पास प्लस क्यू, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी बहुत सारी। मैं कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड्स यहां बना देता हूं। पॉजिटिव है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां निकल रही हैं? आउटवर्ड। याद आ रहा है ना? अब मैं क्या करता हूं, एक छोटा सा एरिया ले लेता हूं, बहुत छोटा सा एक सरफेस एरिया अपन कंसिडर करते हैं। लेट्स सपोज दिस मच। अब इस एरिया को मैं दूर ले जाता हूं, सरफेस वही है बस इसको थोड़ा दूर ले गए। ऐसा नहीं है कि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, आप चाहो तो बना सकते हो, पर वही बात है आप कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाओगे? आप मेरे को बताओ, ये है पोजीशन ए एंड ये है पोजीशन बी। दोनों पोजीशंस में क्या दोनों का सरफेस एरिया सेम है? नहीं। तो अगर तुम्हें नहीं दिख रहा है तो तुम ऐसा बनाना कि वो सेम दिखे, क्योंकि मैं तो बता चुका हूं सेम है, दोनों का सरफेस एरिया सेम है। बट जिस सरफेस को मैंने चार्ज के क्लोज रखा है उसमें ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है और जिसे दूर ले गई उसमें से कम। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे? फ्लक्स किसमें से ज्यादा है? ए से फ्लक्स ज्यादा है कंपेयर टू बी के। मतलब इस पे नहीं डिपेंड करता कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है और सरफेस एरिया कितना है, ये इस पे भी डिपेंड करता है कि वो चार्ज से कितना डिस्टेंस पर है। अभी मैंने चार्ज कहाँ रखा है? सोचो ये क्यूबिकल रूम है, क्यूबिकल है ना, क्यूबॉइड है, मान लो क्यूबिकल रूम है, सेंटर पे चार्ज रखा है। जितने दूर ये वाला सरफेस है मेरा उतने दूर नीचे वाला है। लेफ्ट राइट फ्रंट और बैक सारे के सारे सरफेसेस के सेम डिस्टेंस पर है। अरे नहीं है? तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? सिमेट्री नहीं दिख रही? बन रही ना सिमेट्री? सिमेट्री बन रही है तो मैं क्या बोलूँगा? पूरे क्यूब में से, ध्यान देना, हाँ मैं बोल सकता हूँ ना ड्यू टू सिमेट्री। देखा पहला क्वेश्चन है इसलिए अच्छे से समझा रहा हूँ, तो इसको ना रट्टा मत मारना, समझना क्या ड्यू टू सिमेट्री। अभी गलती से लिख दिया, ड्यू टू सिमेट्री फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस शुड बी सेम।
शुड बी सेम। मानते हो ये बात? तो फ्लक्स थ्रू क्यूब कितना आ जाएगा? क्यूब से कितना फ्लक्स जाएगा बताओ? सेम। अबे कितना जाएगा पूछ रहा हूं तो सेम बोल रहा है। प्लस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। कितने सरफेसेस हैं? 6 सरफेस। क्या ये पूरा फ्लक्स 6 सरफेस में डिवाइड होगा? यस। अरे समझ रहे हो? तो हर सरफेस से, वन सरफेस से देखा, एक सरफेस से कितना फ्लक्स जाएगा? क्यूब से जितना फ्लक्स गया डिवाइड बाय 6। नहीं मानते? तो कितना आंसर आ जाएगा? क्यू बाय, और यही करेक्ट आंसर है। तो कोई भी सरफेस हो, सबसे इतना जाएगा ना, ये वाला सरफेस, ये कोई भी सरफेस हो, हमेशा कितना फ्लक्स जाएगा? समझ रहे हैं? बट अगर मैं यहां पे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है इस पे, इसी के बाद का पार्ट बी देखो इसका, कि व्हाट इफ वी डिस्प्लेस क्यू by small distance towards left। अब बताओ, हम लोग ने क्यू को कहां शिफ्ट कर दिया? सेंटर से थोड़ा लेफ्ट में, बहुत थोड़ा, क्यूब के बाहर नहीं जा रहा है, क्यूब के अंदर ही है, पर क्या किया? अब सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट में खसका दिया। अब बताओ। हाँ बेटा? नहीं, मैं बोल रहा हूँ फ्लक्स निकाल पाओगे अभी? नहीं निकाल सकते। क्यों? मतलब ऐसा नहीं निकाल, सिमेट्री चला गया ना, तो सिमेट्री से नहीं निकाला जा सकता। अब आपको पूरा मैथमेटिक्स करना पड़ेगा। पर एक चीज तो मैं बोल सकता हूँ, चाहे इसको आप कहीं भी डिस्प्लेस कर दो, अगर वो क्यूब के अंदर है तो फ्लक्स थ्रू क्यूब अभी भी कितना आएगा? क्यूब से रे, है ना? बट क्या अब हम लोग हर फेस का फ्लक्स निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि सिमेट्री नहीं है। पर एक चीज मैं बता सकता हूं कि फ्लक्स थ्रू लेफ्ट सरफेस जो है ना, लेफ्ट फेस इज ग्रेटर देन फ्लक्स थ्रू राइट फेस। ये तो बता ही सकते हैं ना अपन। अरे लॉजिकली बता सकते हो कि नहीं? इसकी वजह से। समझ में आया? ये क्लियर हुआ पूरा? ये ज्योमेट्री, सिमेट्री क्लियर हुई? क्योंकि अगला क्वेश्चन इससे थोड़ा सा हटके होगा, बहुत थोड़ा सा। बस आपको अपने सोचने का दायरा बदलना है और कुछ नहीं। आपको सिर्फ सिमेट्री ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है? सिमेट्री। हटाऊं ये अरे मुंह से बोल लो यार, घोड़े की चाल बोल कहां से सीख गए तुम लोग रे? हाँ, गधे भी देखो। आप लोग के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दो। चार्ज को कहां रख दिया है? ध्यान दो। हाँ, कहां रख दिया चार्ज को? ऊपर वाले फेस पे रख दिया। ठीक है। यहाँ पे अपने को पूछा है फ्लक्स थ्रू क्यूब कितना होगा। फेस से नहीं, किससे पूछा है? फ्लक्स थ्रू क्यूब कितना होगा। इजी दिख रहा है ना? इजी है।
देखो फटाफट छापो यार, छापने में इतना देर नहीं, फिर ये सॉल्व करना रे, है ना। चलो और भी आगे क्वेश्चन दे रखता हूं, कुछ बच्चे स्मार्ट है फटाफट सॉल्व कर लेंगे, तो उनको आगे का क्वेश्चन चाहिए ना। चार्ज देख कहाँ रख रहा हूं, चार्ज देख, ए चार्ज देख, समझा। यहां पे दो सरफेस से, दो चीजों से निकालना है, एक तो फ्लक्स थ्रू क्यूब और दूसरा फ्लक्स थ्रू शेडेड फेस, दोनों ही चाहिए। सेकेंड वाला करो, सिमेट्री ढूंढो। क्या ढूंढो? अगर सिमेट्री नहीं मिलेगी तो अपने को सिमेट्री इमेजिन करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शंस करके, समझ रहे हो? ए भाई मेरी भाषा समझ आ रही है? नहीं समझ आ रही, कोई बात नहीं, समझाता हूं। अभी 2 4 5 क्वेश्चन करेंगे ना। बेटा आपने a ग्रेटर देन b लिख दिया, पर a और b है क्या? इधर सरफेस a और b आपने लिखा है अपने नोटबुक में? सेकेंड वाला क्वेश्चन होएगा सबसे, हाँ ना बोलो यार, होएगा? चलो बढ़िया। कितना समय दूं? 2 मिनट दूं, हो जाएगा? सेंटर में दिख रहा है वो, उस फेस के सेंटर पे। हाँ हाँ हाँ, अपर फेस के सेंटर पे रखा हुआ है, करेक्ट। ऊपर वाले फेस के ना ऐसा सेंटर पे रखा हुआ है। लास्ट बेंच, एक दूसरे के बुक में झांक रहे हो यार, तुम्हें तो खुद से करना चाहिए। ऊपर वाले सरफेस पे क्यूब है, एप्सिलॉन होगा। क्यों भाई? पूरे क्यूब का पूछा है। नहीं, उसमें सिर्फ क्यूब का पूछा है, आप उसमें एक सरफेस का नहीं निकाल सकते। मतलब आप नहीं निकाल सकते, इट मींस वो सिमेट्री से पॉसिबल ही नहीं निकाल पाना। जहां जो पॉसिबल है वही, जैसे नीचे में मैंने फेस का और क्यूब का दोनों का पूछा है, क्योंकि वहां पॉसिबल है सिमेट्री से निकाल पाना, वहां पॉसिबल नहीं है सिमेट्री से निकाल पाना। हाँ बेटा बोल। और प्रीत, प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, बोल भाई क्या बात है? बैठ के शायरी सुन रहा है रे? उसको बोला ए बेटा तू सो ही जाएगा हैं? लोरी सुना रहा हूं ना इधर, तू सो ही जा आराम से। चल देखो, दिस इज नॉट सिमेट्रिक केस। चार्ज ऊपर है और क्यूब में से पूछा है। अब देखो, अगर चार्ज को आप सरफेस पे रखोगे, जरा ध्यान दो, इसको हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं। मतलब फालतू इसका जो एक्सप्लेनेशन है वही है, सबसे फालतू एक्सप्लेनेशन, कि ऊपर वाला सरफेस है, चार्ज रखा है, आधा चार्ज बाहर है तो आधा चार्ज अंदर है। बहुत फालतू एक्सप्लेनेशन है, पर काम आ जाता है, आंसर निकल जाता है। तो जितना चार्ज अंदर होगा उतने की वजह से फ्लक्स आएगा। कितना चार्ज अंदर है? हाफ, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा?
2 एप्सिलॉन नॉट। आगे आंसर है ना, पर ये मतलब बेवकूफ बनाने वाला एक्सप्लेनेशन है। कैसा बनाने वाला? ये बेवकूफ बनाने वाला एक्सप्लेनेशन है। लग जाता है तुक्का, करेक्ट आंसर भी करेक्ट आ जाता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। पर मैंने क्या बोला, हम ये तुक्का, हम लोग ये सारी चीजें तभी कर पाएंगे जब अपन सिमेट्री बना पाएंगे। यहाँ पे सिमेट्री है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, देख ध्यान दे, मैंने बोला ना जब सिमेट्री नहीं रहेगी तो अपन क्या करेंगे, सिमेट्री अज्यूम करेंगे। तो यहाँ से मैं एक क्या ऊपर सेम क्यूब अज्यूम कर सकता हूँ, यस और नो? एकदम एग्जैक्टली सेम क्यूब अज्यूम किया जा सकता है कि नहीं? बोल यार, किया जा सकता है ना। अब ये दोनों क्यूब, क्यूब 1 एंड क्यूब 2, दोनों के लिए चार्ज कितना है? अंदर क्यू है ना, तो मैं बोल सकता हूं ना, सिंस देख क्या जो सिचुएशन में क्यूब 1 है उसी सिचुएशन में क्यूब 2 है, तो फ्लक्स थ्रू क्यूब 1 इज सेम एज फ्लक्स थ्रू क्यूब 2। अरे बराबर है कि नहीं? हमें पूरे का नहीं, हमें इस वाले क्यूब का फ्लक्स चाहिए। एंड बताओ, क्यूब 1 और क्यूब 2 से जो टोटल फ्लक्स जा रहा है कितना है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों के अंदर चार्ज क्यू है। अगर दोनों का वैल्यू सेम है और दोनों को ऐड करके क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, तो दोनों का वैल्यू क्या होगा इंडिविजुअल? अरे भाई हाफ ही होगा ना। क्लियर हो रहा है? तो इन दोनों को ऐड करके क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आ रहा है एक, और दोनों का वैल्यू सेम है, तो दोनों हाफ हाफ होंगे तभी तो 1 हुआ। तो इसलिए फ्लक्स थ्रू क्यूब 1 कितना आ जाएगा? क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आंसर, और ये है करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सिमेट्री, ऐसी सिमेट्री यहां मिलेगी क्या? तो क्या करेंगे, बनानी पड़ेगी। पर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये साइड एक क्यूब बनाने से काम हो जाएगा? क्योंकि आप इसके बगल में एक क्यूब बनाओगे, सुनो सुनो सुनो, आप इसके बगल में एक रूम इमेजिन करो, ये चार्ज अभी भी उधर कॉर्नर में है ना? ये चार्ज नीचे है ना उधर कॉर्नर में, अभी भी सिमेट्री नहीं है। अब सोचो जरा, सोचो। अरे हाँ मेरे को, ए भाई ये मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है क्या करना है ना? 3 ना, पूरा दिमाग का जोर लगाया, गलत आंसर। शाबाश, थोड़ा वेट करो, थोड़ा सोचो। मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा हूं, मेरे को आंसर बता दो, इस वाले क्यूब से कितना फ्लक्स जाएगा, बस मेरे को और कुछ नहीं जानना है। अरे देख, ए सुन लो, उसका सुन लो। नाइस, शेडेड फेस का भी निकाल लेना। अच्छा है बच्चों, मैं बोर्ड पे अगर इतना अच्छा बना सकता हूं तो तुम बुक पे तो अच्छा बना ही सकते हो, है कि नहीं? प्रेजेंटेशन थोड़ा बढ़िया रखना यार बुक पे। हुआ? इसमें आंसर आएगा क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। क्यूब का आंसर कितना आएगा? क्यू बाय, सुनो जरा अब इमेजिन करो मेरे साथ, अब अपना जितना भी दिमाग लगाना था सब रोको, मेरे साथ इमेजिन करो। ये क्यूब है, इसके बगल में एक बनाओ, जैसे रूम है, इसके बगल में एक रूम लिया, ये चार्ज अभी भी उधर कॉर्नर में पड़ा है। सिमेट्री बनी क्या? सिमेट्री समझ में आती है ना? एक जैसे यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, सिमेट्री बनाने के लिए ये बगल वाला रूम, ऐसे 2 रूम पीछे भी इमेजिन किए, तो कितने रूम बन गए? मगर अब चार्ज किधर है? नीचे है। ऐसे ही है क्या? समझ में आया?
तो फिर ऊपर वाले 4 रूम जैसे नीचे भी 4 और इमेजिन करेंगे। अब वो चार्ज किधर आ गया? 8 क्यूब के सेंटर में। अब लगा दो सिमेट्री, छोड़ना। अरे इतना समझ के क्या करेगा रे, जीवन भी जीना है कि नहीं बता, है ना? तो फिर क्लियर हुआ नहीं हुआ? अरे ये मेरे भाई तू धनाधन छाप सोच, बता जरा, समझा उसको 8 क्यूब कैसे आया, समझा? हाँ उसको पीछे जो है, हाँ समझा कैसे? खड़े हो, ऐसे ही जनरल सबको समझा, किसी को नहीं आया, खड़े हो। ए सुन लो, तो ऐसे ही समझा, बोल। तुम लोग जरा शांत रहो बस अभी, है ना? के कॉर्नर पे बाजू में बनाए तो दोनों के कॉर्नर पे आएगा, हाँ उसके सामने तो तीसरे के कॉर्नर पे भी आएगा। बस मैं समझ गया, बैठ जा। इसके बगल में आप एक क्यूब बनाओगे तो ये चार्ज उसके कॉर्नर में होगा, तो इसके पीछे 2 और बनाओगे तो ऐसे 4 क्यूब हो जाएगा और इधर नीचे मिलेगा चार्ज। वो सिमेट्री नहीं हुआ ना, क्योंकि वो नीचे वाले सरफेस पे है। फिर जैसे ऊपर 4 क्यूब है वैसे ही नीचे और 4 इमेजिन करो, तो चार्ज किधर आ गया? सेंटर पे। तो पूरे 8 क्यूब में से कितना फ्लक्स जा रहा है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। मगर अपने को एक ही में से पूछा है ना, तो उस 8, समझो ना, एक बड़े से क्यूब को सेंटर पे एक चार्ज दो, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था। सुन तो ले, तू समझ गया, बाकियों को समझने थे। अभी बाकी लोग भी ऐसी हैं, 1 2 3 4 8 हो गया। कैसे? देख, एक बड़ा सा क्यूब जो सेंटर में चार्ज रखा था, उसको सेंटर से काटो। आइसक्रीम स्लाइसेस कैसे कटते हैं? आप ऐसे काटो तो 2 टुकड़े हुए, फिर उसको भी ऐसे काटो, कितने टुकड़े हुए? अब बीच में से ऐसे काटो तो कितने टुकड़े हो गए? 8। उसमें से एक टुकड़ा निकालो, ऐसा दिखेगा क्या? नहीं समझा? पूरे आइसक्रीम के बीच में एक चेरी है, उसको काटा तो एक टुकड़ा ऐसा दिखेगा। तो पूरे क्यूब में कितना था चार्ज? क्यूब। तो इसमें से कितना फ्लक्स जाएगा? 1/8। अरे समझ में आया? अब आपको ये शेडेड फेस में से कितना फ्लक्स जाएगा वो बताना है। चलो थोड़ा सोचो। अब ये 8 क्यूब तो मैं ड्रॉ नहीं कर सकता। इसने बाप रे बाप बहुत हिम्मत दिखा के ड्रॉ की, गुड, चलेगा। हाँ हाँ, अरे भाई सिविल इंजीनियर बन गए तुम, वो भी 4 ही बन पाया, पर कोई बात नहीं भाई, इसीलिए मैं नहीं ड्रॉ किया ना जो बन ही नहीं सकता इसलिए मैं उस पर हाथ ही नहीं डाला। हाँ ए हीरो, बता क्या आएगा, मेरे को बता आंसर। क्यों बेटा? न सब मटिया पलीत कर दिया, खत्म। ये वाला क्यूब, इस क्यूब के लिए ये चार्ज सेंटर में है, सारे फेसेस के लिए 1/6 कर दिया, 8 6 48। पूरा दिमाग का जोर लगाया, आंसर गलत। अब आपको सोचना पड़ेगा। देख अभी मैं समझाता हूं, ये क्यूब है। जब मैं बोल रहा हूं ना, अभी मैं समझाता हूं, तो सब अपना जितना भी जरूरी काम है, जो भी, सब छोड़ के इधर ध्यान दो, है ना? इससे ज्यादा जरूरी तो मेरे को नहीं लगता कोई है इस समय। बिंदास नहीं, ध्यान दे। ये रूम है, कॉर्नर पे एक चार्ज है, उस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। फ्लक्स कब होता है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस को पास करके जाए। मान लो सरफेस ऐसा है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो फ्लक्स कितना? 0। क्यों? थ्रू नहीं जा रही है ना उसके। नहीं समझ में आया? या किसी एंगल पे जाए, परपेंडिकुलर जाए, कैसे भी, किसी पैरेलल नहीं जानी चाहिए। अगर पैरेलल गई तो फ्लक्स कितना? 0, है ना? देख अभी एक चार्ज इधर कॉर्नर पे लगा दो, उस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी। समझ रहे हो? ये वाला सरफेस दिख रहा है, ये और ये नीचे वाला। आप इमेजिन करो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने की। यहाँ पे एक चार्ज है, ये सरफेस और ये वाला सरफेस, तीनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल जाएंगे। तो 3 सरफेस से फ्लक्स कितना हो गया? 0। तो ये जो Q/8 एप्सिलॉन नॉट है ना, वो 3 से तो पास हो ही नहीं रहा है। तो कौन से 3 से पास हो रहा है? ये ऊपर, वो और ये। क्या इस चार्ज से ये तीनों फेसेस सेम डिस्टेंस पर है?
सेम डिस्टेंस पे है, थोड़ा खोपड़ी लगाओ। इस चार्ज से ये ऊपर वाला फेस, ये वाला फेस, ये बाहर वाला और ये राइट साइड वाला सेम डिस्टेंस पे तो है, तो फ्लक्स तीनों से क्या होगा? सेम। कुछ नहीं समझा? जीरो। हाँ, नहीं नहीं नहीं, शाबाश, क्लियर हुआ? तो सरफेस का नाम दे देते ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। देखिए सरफेस 1 0 हो गया, सरफेस 1, ये नीचे वाला सरफेस 2, वो पीछे वाला सरफेस 3, ठीक है। ये ऊपर वाला सरफेस 4, सामने वाला सरफेस 5, हाँ सामने वाला क्या ले लेते हैं? सरफेस 5 और राइट साइड वाला सरफेस 6। तो कितने, कौन कौन से सरफेस से फ्लक्स 0 होगा? 3 पीछे वाला है, 4 ऊपर वाला है, तो ये है 3, ये है 3, ये है 1, ये है और 2 ये है। तुम्हारी मर्जी, तुम कैसे भी नंबरिंग दे दो, ये तो मैंने अपने समझाने के लिए दी है। सिंस फ्लक्स थ्रू 1, सरफेस 2 एंड सरफेस 3, तीनों से फ्लक्स कितना जा रहा है? क्यों? कौन पैरेलल है? परपेंडिकुलर है, शाबाश। हाँ, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू द सरफेसेस, ठीक है ना। तो ये 3 सरफेस तो गायब हो गए, बचे कितने? सिर्फ, और तीनों सिमेट्रिक है क्या? तो अपन बोल सकते हैं ना 4, 5 और 6 तीनों से फ्लक्स सेम जाएगा। तो ये जो Q/8 एप्सिलॉन नॉट है वो 6 फेसेस में नहीं, कितने फेसेस में डिवाइड हुआ है? 3, और तीनों का सेम है, तो 1 से कितना जाएगा? 4। वाह वाह, गिनती गिना रहा हो, 1 2 3 4, Q/24 है ना, बस। तो Q थ्रू 6 सरफेस का ही पूछा है, विल बी 1/3 ऑफ Q/8 एप्सिलॉन नॉट विच इज Q/24 एप्सिलॉन। समझने वाले समझ गए, जिन्हें नहीं समझ में आया वो छोड़ो। हाँ, तू 48 बोला था और 24 आया, आधा ही तो है कि नहीं? Q/48 Q/24 का हाफ है ना, आजू बाजू है। ऑप्शन में Q/24 और Q/48 होता तो क्या लगा के आता? 48 ना। ऐसे बच्चे मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है जो ये बोलते हैं अरे थोड़ा ही तो बगल में आया था, उसका मार्क्स नहीं मिलेगा ना बेटा एंट्रेंस में। एंट्रेंस में तो जो आंसर है उसका टिक मारने में मार्क्स मिलेगा। तुम कितना बगल में पहुंचे कितना नहीं, उससे थोड़ी मार्क्स मिलेगा। ये भाई आगे क्वेश्चन दूं कि रुक जाऊं? 2 मिनट दूं? चलो तब तक क्वेश्चन लिख दूंगा ना, जब तक 2 मिनट तुम लिख रहे हो। अरे नहीं भाई, अपने को इलेक्ट्रोस्टैट बहुत लंबा चलेगा, थोड़ा स्पीड तो, थोड़ी तो स्पीड में आना पड़ेगा ना। ऐसा सब देख रहे हैं जैसे इतना सारा न्यूमेरिकल पहली बार किए हैं।
कौन सी अरबी भाषा लिखा रहा है ये इंसान? पूरा दिमाग का जोर लगाओ और इसका आंसर निकालो, ठीक है? जितना भी बचा कुचा है सब लगा दो। आएगा जीवन ऐसे ही कटेगा चलेगा, पर ये क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। मैम को सॉरी बोल देना यार। पर ठीक है, हैंकी तो रहता है। लड़कियां लड़कों की तरह थोड़ी होती है कि हैंकी 2 महीने से यूज करें। बहुत सारी हैंकियां होती है उनके पास। फ्लैट सरफेस सबको दिख रहा है ना कि नहीं दिख रहा है? कितने फ्लैट सरफेसेस हैं? 2। और कितने कर्व सरफेस हैं? 1। थोड़ा खोपड़ी चलाओ। 2 मिनट तो दूंगा यार, कम से कम 2 मिनट तो सोचो। ईच फ्लैट सरफेस बोला है ना? यस। टू बाय 4 कैंसिल नहीं होएगा? ये क्या चलते लेक्चर में पढ़ाने लगे? क्या रे कॉम्पिटिटर, आपका आंसर आया? सोच। ग्रुप डिस्कशन पता है ना, आफ्टर लेक्चर्स करते बेटा, ड्यूरिंग लेक्चर नहीं। कर्व सरफेस का? पूरे सरफेस का कि कर्व सरफेस का? पक्का? कैसे बताओ? अरे ऐसे नहीं, मेरे को ऐसे समझाओ ना, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ऐसे समझाओ समझ जाऊंगा। बस सही है, नाइस। थोड़ा सोचोगे तो तुम्हें आंसर आ ही जाएगा। पूरे सिलेंडर का फ्लक्स कितना है? पूरा सिलेंडर कितने सरफेस से मिलकर बना है? 2 फ्लैट और 1 कर्व। हर फ्लैट सरफेस से कितना फ्लक्स जा रहा है? Q/4 है ना? तो दोनों से टोटल फ्लक्स कितना जाएगा? Q/2। पूरे सिलेंडर से Q/ε0 है, दोनों फेसेस से Q/2ε0 चला गया, तो कर्व सरफेस से कितना जाना चाहिए? हाँ हाँ बोल बोल आगे। माइनस Q/2ε0। सही है। फिर उसको अरे -1 में से हाफ गया, कितना बचा? 1। वाह, ये इंटेलेक्चुअल एकदम। उठ बेटा, तेरा चेहरा दिखा। तू क्या आज कुछ खा कर आया है क्या? आज कुछ भी बोल रहा है। अरे फास्ट है तो गलत ही बोले। इतना गलत कैसे हो सकता है? अरे 1 - हाफ इज 1। अच्छा 1 डिवाइड बाय हाफ कितना? हाफ। शाबाश, चलिए तो सही बोला। हाँ सही। 1 डिवाइड बाय माइनस हाफ कितना? अरे हाँ सही बोला। कुछ गलत बोलता तो फिर मजे लेता ना, मैं नहीं लिया मतलब सही बोला। ये सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी कि हो गया? हो गया ना? जिनका नहीं हुआ छाप लेना, है कि नहीं? खुद से थोड़ा लिखो यार। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हो जाएगा ना ये? देखो बीच बीच में थोड़ा सिंपल क्वेश्चन भी दूंगा, फिर थोड़ा टफ करूंगा, फिर सिंपल, फिर टफ। यही जीवन का फलसफा है, ऐसे ही चलता रहेगा।
अभी क्या लेते हैं अपन, यहाँ पे एक हेमिस्फीयर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक ठीक है, इस हेमिस्फीयर के बॉटम वाले सरफेस पे एक चार्ज रखा है Q नॉट। फाइंड फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर। फाइंड फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर। पूरे हेमिस्फीयर से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो बताना है। ठीक है, इधर भी क्या ढूंढेंगे अपन? सिमेट्री। क्या ढूंढेंगे? इसलिए सर्कल नहीं बनाया, थोड़ा 3D ड्राइंग दिखाने के लिए ऐसा बनाया ताकि वो हेमिस्फीयर दिखे भी। सही है, हेमिस्फीयर। क्यों, उसको क्यों देख रहा है? अच्छा ड्राइंग बनाता है क्या? काप रहा है? छाप, ड्राइंग भी छाप रहा है। अरे क्वेश्चन इधर है, वो तो खुद उसका छाप के लिखा। जो छाप ही रहा है तो ओरिजिनल में से छाप। कॉपी का भी कॉपी वर्जन कर रहा है। ये तो बॉलीवुड हो गया। चलो, हाँ, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। पूरा स्फीयर कंसिडर करो, पूरे स्फीयर से Q/2 एप्सिलॉन नॉट, तो अपर हेमिस्फीयर से हाफ है ना। लो, ऐसे ही एक तड़कता भड़कता एक और क्वेश्चन देता हूं, देखो। ए भाई, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? कि ऐसा ना हो कि मैं ही अकेले पढ़ा रहा हूं और मैं ही अकेले समझ रहा हूं, नहीं है ना? क्या बना दिया ये इंसान, पूरे स्पीयर का एक छोटा सा पार्ट। हाँ, चार्ज Q नॉट ना स्पीयर के सेंटर पे, मतलब ये जो भी अधूरा स्पीयर है इसके सेंटर पे Q बाय, हाँ सही। जो सिमेट्री देखना सीख गया उससे हो गए सारे क्वेश्चन, ज्यादा टफ नहीं है। हाँ, इसमें एंगल की सिमेट्री देखनी पड़ेगी। समझ गया? लिख ले, बुक में लिख ले जरा। क्या हुआ सर? चले आगे करें क्वेश्चन। अब आएगा तड़कता भड़कता क्वेश्चन। कैसा? हाँ, अब थोड़ा और एक लेवल अप जाए ना। अब ये बचकाने क्वेश्चन थोड़ी करते रहेंगे, है कि नहीं? अरे पूरा 360 के लिए Q/2 एप्सिलॉन नॉट, तो 60 डिग्री उसका 1/6 है, तो इस सरफेस के लिए कितना हो जाएगा फ्लक्स? 1/6 Q/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलो। वो घबरा जाता है जैसे ही थोड़ा गलत बोलता है ना, घबरा के फटाफट सही बोल रहा है। देखो भाई, एक हेमिस्फीयर बना रहा हूं फिर से, पर इस बार चार्ज नहीं रखूंगा, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड शो करूंगा। ध्यान दे, ये सेंटर है, ठीक है। 7th, इस बार अपन इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेंगे, ठीक है। अभी तक बनाए नहीं हो, इतना मत डरो रे। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है पास करते हुए, समझ रहे हो ना? हेमिस्फीयर ऐसा पूरा आर पार निकल रहा है, पर किसी एंगल पे निकल रहा है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
ये एक दूसरे के पैरेलल बनाना, तुम कैसे बनाना एक दूसरे के पैरेलल? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? आपको कैसे पता चलेगा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है? पैरेलल है। तो इसका मैग्नीट्यूड है ई नॉट। कितना है इसका मैग्नीट्यूड? हर पॉइंट पे ई नॉट होगा। नाउ द ट्रिक इज कि ये जो फ्लैट सरफेस है ना, उससे मैंने एक परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ की, तो मैंने देखा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ना इससे 37 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है ना? 37। साइन 37 कितना होता है? क्या पता? इतना लॉग बुक नहीं रहे। 37 53 डिग्री स्टैंडर्ड एंगल्स है। इनको याद करो। कैसे? तुम लोग यार 11 तक अभी तक एक भी बार नहीं 37 53 एंगल देखा? शाबाश। देखो हाँ सिखा देता हूँ। देख सिंपल है रे, ज्यादा टफ नहीं है, तुरंत बता देता हूँ। देख 37 और 53 ये दो एंगल कभी भी दिखे तो पहले बनाओ एक राइट एंगल ट्रायंगल। कितना? आई होप शायद आप तीनों को भी नहीं आता होगा। ये आता है? नहीं ना, बता रहा हूँ देख लो यार। ये 90 डिग्री हुआ। आपको हाइपोटेनस का लेंथ सबसे बड़ा होता है, तो हाइपोटेनस का लेंथ 5, बाकी किसी का भी 3 और किसी का भी 4, 2 नहीं। अरे पाइथागोरस ट्रिपलेट 3 to 5 होता है रे। तू शांत रहा कर। आज के लेक्चर में शांत रहा, अगले लेक्चर में बोलना, ठीक है ना? कल भी है ना अपना लेक्चर, कल पूजा वूजा करके आना, ठीक है? जिनको भी मानता हो, बजरंग बली, महादेव, जिसको भी, कि आज गलती कम हो, ठीक है? 3 4 5 5 कैसे डिसाइड किया? हाइपोटेनस। बाकी 3 4 तुम्हारी मर्जी, कैसे भी डिसाइड करो। अब देख 5 और 3 वाले साइड के साथ जो एंगल बनेगा वो 53 होता है हमेशा। तो ये बचा हुआ एंगल कौन सा? पक्का काउंट किया? नहीं ना, कि 37 तो लिखा है, ऐड किया ना, तो ये कितना आएगा? 37 डिग्री। यही है 3 4 5 ट्रायंगल। ये आपको बहुत काम आएगा। तो अभी साइन 37 लोगे तो साइन 37, साइन का क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो 3/5। समझा? cos 37 कितना हो जाएगा? 4/5। अरे ठीक है, बस क्वेश्चन क्या है अपने को पूछा है, बस और कुछ नहीं दिया है, इतना ही दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ई नॉट है, और पूछा है जो हेमिस्फेरिकल सरफेस है। कौन सा सरफेस? समझ में आ रहा है ना? देखो इसमें भी दो सरफेस है, एक फ्लैट और एक ये हेमिस्फीयर। ये हेमिस्फीयर है ना, तोंद, ये पूरी इसकी, इससे कितना फ्लक्स जा रहा है ये निकालना है। चलो शुरू हो जाओ। तुम्हें इंटीग्रेशन आता है? छोड़ो ना, फिर मैं करता हूँ। देखो नहीं हो पाएगा, मेरे को मालूम है ना। चले ये वाला बता देता हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अभी अपन आगे और भी करने वाले हैं। क्वेश्चन नहीं करेंगे एक्चुअली, अभी एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ जब पढ़ेंगे ना तो उधर काम आएगा अपने को। तो देख लो, हेमिस्फेरिकल सरफेस से अपने को फ्लक्स निकालना है, ये याद रखना। नहीं तो मैथमेटिक्स करते करते बच्चे ये भूल जाते कि निकालना क्या था, फिर ढूंढते हैं क्या निकालना है इसमें। यहाँ पे उनको बुलाओ, भाई साहब क्या निकालना है? फ्लक्स है ना, कैसे निकलेगा? वो मैं बताऊंगा, तो वो आपको सुनना भी तो पड़ेगा। नहीं गजल थोड़ी गा रहा हो कि सुन के मजे ले रहे हो, समझा रहा हूं ना। इधर क्लास में खड़े होके हैं, गजल थोड़ी गा रहा हूं भाई, आराम से सुन रहे मजे से। देखना पड़ेगा ना इधर क्या चल रहा है। देखो रे, एक बार वापस बोल ले। देखो मेरे को बताओ, पूरे 3D सरफेस से, पूरे क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स होगा? क्यू किधर है? दिखा है क्यू किधर है? अरे क्यू नॉट का पोच छोड़ दो भाई, क्यू नॉट दिया है, पीछे क्यों जा रहे हो? इस क्वेश्चन में क्यू नॉट कहीं दिया है? तो चार्ज कितना है? 1/ε0। क्यों भूल गया? क्यों घर पे 0। कितना आएगा? कोई चार्ज नहीं तो नेट फ्लक्स हमेशा 0 ही आएगा। अरे ये क्या बात बोल रहे हैं? हाँ, गॉस ने बोला था चार्ज होगा तब फ्लक्स आएगा ना। अंदर कोई चार्ज है क्या? तो पूरे सरफेस से कितना फ्लक्स?
अब ये पूरा सरफेस दो सरफेस से मिलके बना है, कौन कौन से? एक तो फ्लैट सरफेस और प्लस हेमिस्फेरिकल सरफेस। नहीं समझ में आया? हमें किसका चाहिए? हेमिस्फीयर। तो मैं लिख सकता हूं ना हेमिस्फेरिकल सरफेस से। अब ध्यान देना, इसके बाद मैथ्स आएगी। अभी तक अगर जिनकी आत्मा नहीं निकली तो अब इसके बाद निकल जाएगी। हेमिस्फेरिकल सरफेस का फ्लक्स क्या हो जाएगा फिर? माइनस फ्लैट सरफेस, है ना? फ्लैट सरफेस से फ्लक्स निकालना आसान है। क्यों? क्योंकि फ्लैट सरफेस के हर पॉइंट पे देख, फ्लैट सरफेस है, इसके हर पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बना रही है। देख, हर पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, 37 बन रहा है, और हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है? E नॉट। तो देख, अभी फ्लक्स निकालने का जनरल फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? इंटीग्रल E डॉट dA, ठीक है? E क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड। dA क्या था? स्मॉल सरफेस एरिया, है ना? अब मेरे को बताओ, डॉट प्रोडक्ट में जब हम लोग उसको मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिखते हैं तो क्या यूज करते हैं डॉट प्रोडक्ट में? कॉस थीटा। अरे है कि नहीं? आप मेरे को ये बताओ, ये जो हेमिस्फेरिकल सरफेस है, इसमें से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो आउटगोइंग है कि इनकमिंग है? आउटगोइंग। और आउटवर्ड फ्लक्स हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव। तो तुम अगर चाहो तो ये मैथमेटिक्स छोड़ सकते हो, आंसर पॉजिटिव आएगा, ये तो गारंटी है। मानते हो कि नहीं? ये मैं ऐसे भी समझा देता हूँ। क्यों? क्योंकि आगे बताऊंगा तो तुम लोग को काम आ ही जाएगा। ये डीए मतलब एरिया वेक्टर, स्मॉल एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर कैसे ड्रॉ करते पता है? सुन, देख, ये सरफेस है, छोटा सा सरफेस अपन इसमें से कंसिडर, देखो चांद सूरज जो भी बना है, ये छोटा सरफेस एरिया है। इसका अगर मुझे बोला जाए कि इसका वेक्टर क्या है, डायरेक्शन क्या है, इसको बोला जा रहा। ये मेरे भाई, तेरा नहीं इंटरेस्ट है मत बैठ यार लेक्चर में। हाँ, तेरे को ही बोल रहा हूँ, मैं इधर जादूगरी नहीं सिखा रहा हूँ। अरे कहाँ देख, बता क्या बता रहा था मैं? वो तो सुन के क्या, कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? देखो, खेल रहा है अपने। देखो, यहाँ पे किसी भी सरफेस का ऐसा भी रहे, ऐसा रहे, ऐसा रहे, आप हमेशा एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे। ये है वो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। सरफेस अगर ऐसा हो गया कर्व, कर्व सरफेस पे भी तो आप ऐसा छोटा सा एक एलिमेंट ले सकते हो, तो ये हो गया मेरा नॉर्मल वेक्टर। अगर ये सरफेस यहाँ होगा तो ये हो गया मेरा एरिया वेक्टर। ये सरफेस यहाँ लोगे तो ये हो गया एरिया वेक्टर। दिख रहा है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो रहा है कर्व सरफेस पे। बट अगर फ्लैट सरफेस रहा, कैसा सरफेस रहा? फ्लैट, तो ये पॉइंट पे एरिया वेक्टर, ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे एरिया वेक्टर चेंज हो रहा है क्या? समझा? तो कर्व सरफेस पे क्या चेंज होएगा? एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। बट फ्लैट सरफेस पे देखो, दिखाता हूँ कैसे। छोटा सा एलिमेंट ले लो, कहीं पे भी तुम्हारी मर्जी। यहाँ पे देखो, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, इसका नाम मैंने क्या दे दिया? डी है। एरिया वेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे? परपेंडिकुलर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? देखो, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, हमेशा बाहर की तरफ। किसकी तरफ? इसको मैं क्या बोलूंगा? डीए वेक्टर। और ये क्या बताओ, रेड लाइन वाली? यही तो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, है ना? वेक्टर है ना? जब आप डॉट प्रोडक्ट लिखते हो तो आप इन दोनों के बीच का एंगल देखते हो, टेल से टेल जब कोइंसाइड होता है। हेड टू टेल ऐसे नहीं ना, टेल टू टेल। तो यहाँ पे देख, ये डीए वेक्टर का टेल है स्टार्टिंग पॉइंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का टेल है। तो इन दोनों बीच में एंगल कितना बन रहा है? 180 माइनस 37, है ना? मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। और कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है? पॉजिटिव या निगेटिव? निगेटिव। तो वहां से निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा? मैथ समझ आई? बट मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को बताओ, हेमिस्फेरिकल सरफेस से फ्लक्स आउटवर्ड है या इनवर्ड है? तो आउटवर्ड फ्लक्स हमेशा कैसा होता है? आंसर क्या आएगा? गारंटेड। समझ में आया? तो ये लिखने की जरूरत है कि मैथ समझ जाओगे, समझ जाओगे ना? तो अभी क्या करते हैं? ई नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चेंज हो रहा है क्या? वो तो फिक्स है ना, क्योंकि कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है?
पैरेलल है ना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और डी ए वेक्टर ऐसे ही रहने दो, और इधर आ जाएगा कॉस। इन दोनों के बीच में कितना एंगल है? देखो ये एंगल 37 है ना। ये पूरा एंगल 180 माइनस 37, इसकी वजह से एक नेगेटिव साइन आएगा, वो नेगेटिव साइन से क्या बना देगा? पॉजिटिव। तो डायरेक्ट अपन 37 डिग्री ले सकते हैं वर्टिकल से। कहाँ से? cos 37 कितना होता है देख के बताओ भाई? 4/5। तो ई नॉट कॉन्स्टेंट है क्या? cos 37 4/5 भी कांस्टेंट है क्या? बाहर ले लो 4/5 ई नॉट, क्योंकि इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा ना। और ये क्या? डी ए का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है? सम। छोटे छोटे एरिया को ऐड करो, क्या मिलेगा? टोटल एरिया ना। ये किसका निकाल रहे थे फ्लक्स? किसके थ्रू? फ्लैट सरफेस के थ्रू। हेमिस्फीयर का तो आया था ना, पर ये इंटीग्रेशन किस पे कर रहे थे? फ्लैट पे। और फ्लैट सरफेस का एरिया निकालने के लिए रेडियस चाहिए, रेडियस ले लो r। तो एरिया कितना हो जाएगा? 2πr रेडियस हो जाएगा, πr² है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा? 4/5 ई नॉट πr²। आ गया आंसर। ये है हेमिस्फीयर से निकलने वाला फ्लक्स, है ना। हाँ लिखो भाई लिखो। आई होप तुम्हें चीजें समझ में आ रही हैं, है ना। वो कपारे पे हाथ रख ली। क्या बेटा? खत्म? ताकत है कि नहीं आगे? बताओ, आगे करना है? ये तो मैं आपको बता रहा हूं, ये सबसे बेसिक लेवल के करा रहा हूं क्वेश्चंस। ये बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं, टफ तक तो गया ही नहीं मैं। मॉडरेट पे हूं अभी तक, मॉडरेट के नीचे ही हूं, मॉडरेट पे भी नहीं। ये अगर हो जाए आपका तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालना। नहीं पहले लिख लो, आराम से लिखो, समझ के लिखना क्या लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो, क्योंकि आगे अपने को यही सारी चीजें काम आने वाली है। सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अच्छा तुम्हें 11th में चार्ज डेंसिटी तो पढ़ाई थी ना, लैम्डा सिग्मा रो, याद है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। तुम्हें तो कुछ नहीं याद रहेगा, तुम्हें तो 2 दिन पहले जो पढ़ाया फ्लूइड मैकेनिक्स में वो नहीं याद है। याद है? दो एक क्वेश्चन क्या मैडम? दिया जाए क्वेश्चन? बोला लिखो ना भाई। अच्छा मैंने कवर कर लिया क्या? ठीक।
जिसका वो हो जाए लिख के वो आगे का भी लिखते रहे, बैठे ना रहे भाई। थ्री फोर फाइव बना लो, क्या दिक्कत है। 3 4 5, 5 और 3 के साथ 53, 5 और 3 के साथ 53, 90 डिग्री बचा हुआ 37। तेरा हो गया ना, उठना बेटा उठना, हाँ उठना 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 प्लीज उठना, तो उठना, मैं तेरे को पूछ रहा हूँ क्या, क्यों इतना बातें कर रहा है। क्या गाना गा रहा था, अच्छा उसको सुना रहे तेरा गाना, महबूबा है तेरी। कैमरा चालू है क्या, चालू है ना, ठीक, बैठ बैठ जा बैठ जा। सब लिख लिया, धनाधन है। जीएस मतलब गॉसियन सरफेस, ठीक है ना। गॉसियन क्यों नाम दिया है, क्योंकि गॉस लॉ का यूज कर रहे हैं, इसलिए एक सरफेस बनाएंगे गॉसियन। कंसिडर अ गॉसियन इमेजिनरी, ये कैसा सरफेस होगा, इमेजिनरी सरफेस होगा। हम लोग गॉस लॉ का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं बहुत सारे केसेस में, पर वो केसेस कैसे होने चाहिए, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस होने चाहिए। कैसे, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लिख लो भाई फटाफट, सब एकदम धनाधन लिखो। कल भी अपना 6 से 8 है, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। ये सब स्टेप्स बस लिख लो, है क्या मैं बताता हूं अभी, ठीक है। देख, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, कैसा स्फीयर,
सॉलिड स्फीयर समझ में आता है, सॉलिड वैसा वाला नहीं। सॉलिड मतलब अंदर से पूरा भरा हुआ, खोखला नहीं अंदर से, उसको हॉलो स्फीयर बोलते हैं। प्लास्टिक का बॉल देखे हो ना, वो हॉलो स्फीयर है। सीजन का बॉल सॉलिड स्फीयर है, भरा हुआ है अंदर से। अब इस पे क्या बोल दिया है कि लेट सपोज इसका रेडियस है r, कितना है इसका रेडियस, कैपिटल R। रहने दो बस, अरे हो गया भाई, रुक जा। और इसके ऊपर टोटल चार्ज कैपिटल Q गिवन है, ऊपर मतलब पूरे इसमें टोटल चार्ज गिवन है। सॉलिड का अब लिखा दिया तो सॉलिड का ही करेंगे, ठीक है, हॉलो का भी करेंगे। सॉलिड स्फीयर टोटल चार्ज कितना दिया है, ये Q कहाँ पे स्प्रेडेड है, पूरे स्फीयर में, सिर्फ सरफेस पे नहीं। तो कुछ चार्ज अंदर, फिर बाहर, फिर बाहर, बाहर बाहर। तो अभी अपने को कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, इनसाइड एंड। चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा ही ना। तो अभी हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, फॉर इनसाइड पॉइंट। देख पहला केस, फॉर ई इनसाइड, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अपने को फाइंड आउट करना है, क्या था पहला स्टेप, कंसिडर अ गॉसियन सिमेट्रिक क्लोज सरफेस सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी सेम ऑल पॉइंट्स फॉर अ पर्टिकुलर गॉसियन सरफेस, या ऑन दैट गॉसियन सरफेस, आप ऐसा बोल सकते हो। यानी हमें एक ऐसा सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस चूज करना पड़ेगा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहे हर पॉइंट पे। तो स्फीयर है, स्फीयर के लिए गॉसियन सरफेस क्या है, एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस है। क्या है, इमेजिनरी, होगा नहीं, हमें बस ड्रॉ करना है। दिस इज बेसिकली अ मेथड। क्योंकि ऐसा क्यों, क्योंकि अगर एक क्लोज सरफेस में ड्रॉ करूंगा तो उस क्लोज सरफेस से फ्लक्स निकाल सकता हूं, और फ्लक्स निकाल लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकलेगा। याद है E डॉट डी एस है, वो E निकल सकता है, और अपने को वही E चाहिए। तो किसके लिए चाहिए, इनसाइड पॉइंट के लिए। तो मान लेते कोई इनसाइड पॉइंट है A, सेंटर से कितना दूर है, R डिस्टेंस, स्मॉल r, कितना ले लेते हैं, स्मॉल r। स्मॉल r के टर्म्स में रहेगा तो रिजल्ट याद रहेगा। अभी इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, मैं तो कोई भी पॉइंट ले सकता हूँ ना, ऐसे स्मॉल r अगर मेरे को पता है मैं तो कोई भी पॉइंट ले लूँ। अब मैं क्या करूंगा, क्या ड्रॉ करना है अपने को, एक सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस 3D, क्योंकि स्फीयर है ना। तो आप क्या देख नहीं सकते हो, इस r से अगर मैं एक स्फीयर ड्रॉ कर दूं, इस r डिस्टेंस को रेडियस कंसिडर करके मैं क्या ड्रॉ कर दूं, एक स्फीयर। तो क्या एक सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस नहीं दिख रहा, अरे बोल यार। इमेजिनरी है इसलिए डॉटेड लाइन से बना रहे। इमेजिन तो कैसे भी किया जा सकता है ना, कोई भी शेप किया जा सकता है, पर सिमेट्रिक क्यों चाहिए, सिमेट्रिक होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए पर है वही इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे सरफेस के हर पॉइंट पर है। मानते हो ये बात, अरे यस और नो, क्लियर हुआ। अब देखो ये जो गॉसियन सरफेस है, इससे जो टोटल फ्लक्स जा रहा है उसके लिए कौन सा चार्ज रिस्पॉन्सिबल है, पूरा क्यू या क्यू का कुछ पोर्शन, कौन सा पोर्शन, जो इसके अंदर है r रेडियस तक, ठीक है ना। कौन से चार्जेस है ये, पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव। सारे चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, आउटवर्ड। तो देख इधर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड आएगा, स्फीयर है ना तो सेंटर से ही निकलते हुए ऐसा आएगा ना। इधर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखो, सेंटर से ऐसे ड्रॉ करो तो आउटवर्ड आएगा, इधर से भी आप ड्रॉ करो तो आउटवर्ड, यहाँ से भी ड्रॉ करो तो आउटवर्ड, यहाँ से भी ड्रॉ करो तो आउटवर्ड, इधर से भी ड्रॉ करो तो आउटवर्ड। सारे पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा, हमेशा आउटवर्ड आएगा, ठीक है ना, अवे फ्रॉम सेंटर। किधर आएगा, अवे फ्रॉम सेंटर। आप बहुत सारे ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, इट टोटली अप टू यू कि आपको कितना ड्रॉ करना है। पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग शो कर रहे हैं, ये कौन से पॉइंट पर है, पॉइंट ए पे, यानी हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। मान लेते कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई सबस्क्रिप्ट IN, ई इनसाइड लिख लेते हैं। अब मजे की बात देख, एरिया वेक्टर ड्रॉ करने आता है अपने को, कैसे ड्रॉ करते हैं एरिया वेक्टर, परपेंडिकुलर ना। तो ये कौन सा सरफेस है, गॉसियन सरफेस का शेप क्या है, इधर मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, इसका एरिया वेक्टर कैसा आएगा,
परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, अरे बताया था ना, यहाँ पे छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया, इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया, इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर एंड, अरे यही होगा ना, यहाँ पे भी है, यहाँ पे परपेंडिकुलर एंड, आप देखो क्या इस पूरे गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे, समझो, हाँ ध्यान देना, अपन ने क्या किया, अपन ने पहले गॉसियन सरफेस बनाया, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया, एरिया वेक्टर दिखाया, मैं अपने मन से कुछ कर रहा हूँ क्या, हमें जो अभी तक पढ़ाया गया है हम बस उसी को फॉलो कर रहे हैं, अपने मन से मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मुझे हर पॉइंट पे एक चीज तो दिखाई दे रही है कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज पैरेलल टू एरिया वेक्टर। दो वेक्टर जब पैरेलल होते हैं तो उनके बीच में जो डॉट प्रोडक्ट होता है, कॉस का वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, थीटा 0 होता है। फिर जागा रहे, ठीक है, दो जब वेक्टर पैरेलल होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट में उनका कॉस का जो वैल्यू आता है ना, कॉस थीटा, वो हमेशा 1 आता है। तुम्हें नहीं आता कोई बात नहीं, पढ़ लेना 11th का, है ना। वैसे इतना बेसिक तो याद रहना चाहिए भाई, जेई की तैयारी कर रहे हो तू नहीं रे, तुम मतलब बहुत सारे लोग, है ना। एंटी पैरेलल में कॉस थीटा कितना हो जाता है, 0, -1 तो कभी सुना ही नहीं है ना। E पैरेलल टू D है, ये तो बेसिक चीज है यार, ये तो याद होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या बोला है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, यूज गॉस लॉ एंड इंटीग्रेट ओवर द कंसिडर्ड गॉसियन सरफेस टू फाइंड आउट E। गॉस लॉ क्या बोलता है, गॉस लॉ बोलता है यार पूरे सरफेस से जो फ्लक्स जा रहा है E डॉट dA वो किसके बराबर हो जाएगा, Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। कौन से सरफेस की बात हो रही है यहाँ पे, गॉसियन सरफेस की बात। इस पूरे गॉसियन सरफेस पे E पैरेलल है क्या, अरे फॉर गॉसियन सरफेस में लिख सकता हूं ना E पैरेलल टू dA, तो E डॉट dA क्या हो जाएगा, E डॉट dA 1 नहीं हो जाएगा, E डॉट dA हो जाएगा सिर्फ E dA का, दो डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा 1 होगा बस, बाकी तो रहेगा ही ना E dA। आप अपने मन से इस डॉट प्रोडक्ट को नॉर्मल नहीं कर सकते, ये तभी आप नॉर्मल लिख सकते हो जब ये दोनों पैरेलल हो, इसलिए मैंने पैरेलल दिखाया। अब क्या है, गॉसियन सरफेस पूरे स्फीयर का है, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, तो देयरफॉर ये डॉट प्रोडक्ट हट के कितना हो जाएगा, सिर्फ E इनसाइड dA, सही है, इज इक्वल्स टू Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। पहले पॉइंट पे आप देखो E मस्ट बी सेम एट ऑल पॉइंट्स ना, तो इस गॉसियन सरफेस के लिए E क्या है, हर पॉइंट पे सेम है, तो ये कांस्टेंट है अभी सिर्फ इस गॉसियन सरफेस के लिए, तो कांस्टेंट वैल्यू इंटीग्रेशन के बाहर आएगा और अंदर क्या बच जाएगा, इंटीग्रल dA इज इक्वल्स टू Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E इनसाइड देखो सेपरेट हो गया क्या, ये मल्टीप्लाई में है ना, राइट साइड से किधर जाएगा, ये हो जाएगा Q इनक्लोज्ड बाय इंटीग्रल dA इंटू इंटीग्रल dA। ये इंटीग्रेशन किस पे हो रहा है, अरे dA मतलब कौन से सरफेस की बात हो रही है, ये गॉसियन सरफेस पे ना, उसका रेडियस कितना है, स्मॉल r, तो उसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, है ना, स्फीयर का हेमिस्फीयर है, ये गॉसियन सरफेस हेमिस्फीयर है कि पूरा स्फीयर है, तो क्या होता है स्फीयर में 4 पाई, तो ये क्या होता है 4 पाई r, शाबाश। ये जो भी पीछे नशे में है, क्या होता है भाई सरफेस एरिया, वो होता है 4 पाई रेडियस का स्क्वायर। हम जो इंटीग्रल कर रहे हैं वो बड़े वाले सरफेस पे कर रहे हैं कि गॉसियन सरफेस पे कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर आएगा स्मॉल r स्क्वायर इंटू। अब एक चीज बस लास्ट निकालनी है, क्या, Q इनक्लोज, यानी इसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है, कैसे निकालेंगे, कोई बता सकता है, चार्ज कैसा है, यूनिफॉर्मली स्प्रेडेड है। अगर पूरे स्फीयर में Q है तो उसके छोटे से पार्ट में निकाला जा सकता है कि नहीं, कैसे, टोटल माइनस जितना चार्ज उसके छोटे वाले में होगा। और कोई तरीका, ये छोटे वाले का ही चार्ज तो अपने को निकालना है, और कोई तरीका, यूनिटरी मेथड कभी सुना है,
देखो, फ्रॉम यूनिटरी, तुम्हें पहले बताओ ये समझ में आया क्या भाई, ये जितना भी हुआ ठीक है ना, क्योंकि नेक्स्ट वाले टॉपिक में इतना धीरे धीरे नहीं बताऊंगा, तो फटाफट पढ़ाऊंगा, वरना फिर मेरा सिलेबस कम रह जाता है। फ्रॉम यूनिटरी मैं क्या बोल सकता हूं, पूरे स्फीयर में कितना चार्ज है, Q है ना, तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये क्या है, स्फीयर का वॉल्यूम। इस पूरे वॉल्यूम में कितना चार्ज अपन ने दिया है, कैपिटल Q। अपने को कितने वॉल्यूम में चाहिए, 4/3 स्मॉल पाई स्मॉल आर क्यूब ना, तो एक काम कर, स्मॉल आर क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिल जाएगा देख, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब कैपिटल आर क्यूब। लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया तो राइट में भी करना पड़ेगा, नहीं समझा। अपने को सिर्फ इतने की जरूरत है क्या, नहीं है, चमाड़ मारूंगा, इतने की जरूरत है ना, तो बचा हुआ आर क्यूब किधर ले जाए, राइट साइड, तो मल्टीप्लाई में राइट साइड जाके क्या होगा, तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब के लिए कितना चार्ज आया, Q बाय कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर क्यूब। समझ में आई यूनिटरी, नहीं समझा। स्मॉल आर क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को पता है पूरे वॉल्यूम में से मुझे बस इतने वॉल्यूम का चार्ज चाहिए, तो पूरे वॉल्यूम में कितना चार्ज है, मुझे कितने वॉल्यूम में चाहिए, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। स्मॉल आर क्यूब कहाँ से लाऊं, मल्टीप्लाई तो कर सकता हूँ ना, पर दोनों साइड किया मैंने, मैथमेटिक्स में तो क्या आर क्यूब कैंसिल होकर सेम बनेगा। अब मेरे को चाहिए था बस इतना, बचा हुआ टर्म राइट में फेंक दे, मल्टीप्लाई में था तो इधर जाके क्या हो जाएगा, आगे डिवाइड। तो यूनिटरी मेथड बहुत इजी है, हमें कोई मैथमेटिक्स नहीं लगानी पड़ी, बेसिक मैथमेटिक्स से हमें पता चल गया इतने वॉल्यूम में इतना चार्ज है। ये सिर्फ वॉल्यूम नहीं, ये लेंथ के लिए, एरिया के लिए, या सो एंड सो जितने भी आप पूरे फिजिक्स में टॉपिक पढ़े हो, हर एक के लिए आप ऐसा यूज कर सकते हो यूनिटरी मेथड। समझ में आया कैसे हुआ। तो इसमें कितना चार्ज है बता सकता है कोई, इतना चार्ज है क्या, तो कितना हो जाएगा, Q स्मॉल आर क्यूब बाय कैपिटल आर क्यूब, सही है, इंटू नीचे क्या बचा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल हुआ। अच्छा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेपरेट लिख सकते हैं क्या, और इधर क्या बचेगा, Q बाय कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर, सही है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है भाई, K होता है, मालूम है ना, उसको स्मॉल k लिखते हैं 1/4 पाई। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, K कैपिटल Q स्मॉल r डिवाइड बाय कैपिटल R क्यूब। अरे यस और नो, ये किसका वैल्यू आया, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसका वैल्यू आया, तुम देखो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंडेंट है, उसका फॉर्मूला स्मॉल r पे डिपेंडेंट है कि नहीं, है ना, डायरेक्टली या इनवर्सली, यानी जैसे जैसे आप R बढ़ाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए, क्यों, क्योंकि R की वैल्यू 0। ये मेरी भाषा समझ आई है, वो दनादन छापो जरा। अब ये मैथमेटिक्स ना तुम्हें आनी चाहिए भाई, ये बेसिक इंटीग्रेशन है, फिर भी आई टुक ऑलमोस्ट 15 मिनट्स टू एक्सप्लेन यू क्या चीजें चल रही हैं। अगर आपका बेसिक थोड़ा सा भी क्लियर है तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हुआ। अदरवाइज ये पढ़ाना तो ब्रह्मा भी हार जाएंगे भाई। अभी हम लोग ने किसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ किया, आप बनाया, इनसाइड के लिए, है ना। अभी किसके लिए फाइंड आउट करेंगे, आउटसाइड के लिए भी। आउटसाइड के लिए फिर से सारा प्रोसीजर सेम। हाँ समझा, वहां दिक्कत नहीं है, वहां चार्ज इनक्लोज तुरंत पता चल जाएगा।
गॉसियन सरफेस बनाओ आउटसाइड, चार्ज इनक्लोज कितना, पूरा चार्ज आ गया ना उसके अंदर, तो चार्ज इनक्लोज डायरेक्ट Q। दिक्कत बस इनसाइड वाले पॉइंट के लिए होती है, मैथमेटिक्स लेंदी होती है बस इनसाइड पॉइंट, क्योंकि इनसाइड पॉइंट में अपने को चार्ज इनक्लोज निकालना थोड़ा सा टफ पड़ता है। बाकी तो बच्चा मर कर के कर भी ले, ये तो जान पर आता है। अब ये जो मैंने रिजल्ट लिखाया है ना, ये तुम्हें याद रहना चाहिए। डबल स्टार कर दिया मतलब याद होना चाहिए। केस के साथ कौन सा केस है? यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर का, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ का है? इनसाइड का। देखो वो मिटाऊंगा नहीं है। देखो अभी अपन कहाँ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं? आउटसाइड के लिए। फिर से आउटसाइड पे एक पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी डिस्टेंस r पे, है ना, और उसको ही रेडियस लेके क्या ड्रॉ कर लेंगे? एक सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस। तो स्फेरिकल बॉडी के लिए सिमेट्रिक सरफेस स्फीयर ही बन सकता है और कुछ नहीं। तो इस समय ये है गॉसियन सरफेस बाहर का। क्लियर है? आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करोगे तो देखो सारे पॉजिटिव चार्जेस कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ आएगा रेडियस से आउटवर्ड। अभी मैं आउटवर्ड पॉइंट की बात कर रहा हूं, इसलिए सिर्फ आउटसाइड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रहा हूं और कोई दूसरा नहीं। यहां पे भी सेम एरिया वेक्टर ड्रॉ करो। क्या एरिया वेक्टर पैरेलल आएगा? हर पॉइंट पे एरिया वेक्टर कैसा आ जाएगा? पैरेलल। तो यहां पे भी अपन बोल सकते हैं ई इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी पैरेलल टू डी ए। तो इसका मतलब ई डॉट डी ए कितना हो जाएगा? ई डी ए। सही है। ई को मैं ई आउट लिख दूं, चलेगा? गॉस लॉ क्या बोलता है? इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। ये इंटीग्रेशन किस पे होता है? गॉसियन सरफेस पे। ई डी ए को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या? ई आउटसाइड डी ए इज इक्वल्स टू क्यू। कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है ये वाला गॉसियन सरफेस? क्यू। पूरा चार्ज नहीं दिख रहा है क्या इसके अंदर? ये पूरा चार्ज है। तो ये कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है? पूरा, कैपिटल क्यू। ये इसलिए आसान है क्योंकि इसमें पूरा ही चार्ज आ जाता है। अब ई आउट आ जाएगा इंटीग्रल के बाहर, क्योंकि अपने को पता है पूरे गॉसियन सरफेस पे ई का वैल्यू क्या होने वाला है? सेम। तो इंटीग्रल डी ए किधर चला जाएगा? डिनोमिनेटर में, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। मेरे को ये बताओ, अब यहां बस आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, ध्यान देना। ये जो इंटीग्रल है, ये इंटीग्रेशन कौन से सरफेस पे हो रहा है? स्फीयर के सरफेस पे कि गॉसियन सरफेस पे? तो यहाँ पे सरफेस एरिया किसका लिखेंगे? स्फीयर का या गॉसियन सरफेस का? गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना है? स्मॉल r। तो सरफेस एरिया कितना होगा? तो ई आउट कितना हो जाएगा? Q बाय 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे फिर भी 1/4 क्या हुआ रे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अपन फिर से क्या लिख सकते हैं? K। और ये क्या हो जाएगा? KQ बाय r स्क्वायर। ये इंटीग्रल किसके ऊपर कर रहे हैं? गॉसियन सरफेस पे ना। तो सरफेस एरिया किसका लेंगे? गॉसियन का। इसको भूल जाओ, सिर्फ गॉसियन सरफेस। इसका काम तब आएगा जब क्यू इनक्लोज लिखना है, बस। इंटीग्रेशन में उसका कोई काम नहीं आएगा। हाँ, ये क्लियर हुआ? आप देखो, जब हम आउटसाइड जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है, और जब हम इनसाइड थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। यानी जैसे जैसे क्या हो रही?
जैसे जैसे अपन सेंटर से सरफेस पे जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, और जैसे जैसे आप सरफेस के बाहर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते जाएगा, कैसे कम होते जाएगा, आर स्क्वायर के टर्म्स में। किसके टर्म्स में? तो देख ग्राफ बना दूं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का। आर कहां से मेजर कर रहे हैं? सेंटर ऑफ द स्फीयर से। तो यहां पे आर कितना हो जाएगा? 0। फिर यहाँ पे आर का वैल्यू रेडियस तक आएगा, सरफेस तक। और तुम्हें ये रीजन समझ में आ रहा है? ये वाले रीजन में आर का वैल्यू क्या है? आर का वैल्यू आर है, कैपिटल आर इधर है बस। इस रीजन में आर का वैल्यू क्या है? 0 से कैपिटल आर। यानी कौन सा रीजन हुआ ये? इनसाइड वाला हुआ ना। अरे यहां से यहां तक देख भाई। और इसके बाद कौन सा रीजन शुरू हो गया? आउटसाइड। यस और नो? जब इनसाइड थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है? आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो y इक्वल्स टू एक्स नहीं दिख रहा क्या? y एक्सिस और x एक्सिस देख, E को y देखो और बाकी सब कांस्टेंट है, r को x देखो। तो y इक्वल्स टू एक्स नहीं दिख रहा है। कैसा ग्राफ बनता है? y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ कैसा बनता है? अरे इशारा मत करो रे, मुंह से बोलो। ऐसा, वाह, स्ट्रेट लाइन ग्राफ ना, ऐसा ऐसा। ये देख ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा। कहां तक? कैपिटल आर तक। क्यों? क्योंकि कैपिटल आर के बाद आप बाहर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रहा है? 1/r²। 1/r² यानी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसे गिरेगा। 0 पे टच मत कराना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 किधर होगा? इनफाइनाइट पे। समझा? तो ये क्या है? E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और ये क्या है? E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ग्राफ समझ आया? किसी को डाउट है? बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? चलो बाय बाय। किसी कोई डाउट है तो बता सकता है भाई।